ईपीएफओ ने हाल ही में एक 1.16% का एक बॉम्ब गिराया है, जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि 1.16% का एक्स्ट्रा अमाउंट आपको देना पड़ेगा अगर आप हायर पेंशन को ऑप्ट इन करना चाहते हैं। तो क्या फ़र्क पड़ेगा इस 1.16% का आपका हायर पेंशन के अमाउंट के ऊपर? कितना आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ सकता है? क्या हम इसका एक रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं? स्टेप बाय स्टेप हमारी एक्सेल कैलकुलेशन के अंदर हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या अमाउंट बन के आता है और इस 1.16% का क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ सकता है। साथ ही में उस नोटिफिकेशन को भी पढ़ेंगे डिटेल में, जहां पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि किसके लिए कितनी 1.16% का इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो अगर आप पहली बार आए हैं इस वीडियो को देखने के लिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में ऐसी और नॉलेजेबल आइटम्स आपके साथ शेयर की जा सके। तो अगर हम बात करते हैं इस 1.16% के बॉम्ब पे, जो कि हाल ही में गिराया गया है, तो आपने हाल फिलहाल में न्यूज़ में देखा होगा कि लिखा हुआ है कि 1.16% एम्प्लॉयर शेयर से ले लिया जाएगा अगर आप हायर पेंशन ऑप्ट इन करना चाहते हैं। तो इसकी सच्चाई क्या है, उसके लिए आपको गैजेट नोटिफिकेशन पे जानी पड़ेगी। तो ये है इंडियन गवर्नमेंट का गैजेट ऑफ इंडिया का पेज, और यहाँ पे अगर हम बॉटम में जाके देखते हैं तो 3 मई 2023 को एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस गैजेट नोटिफिकेशन को मैं आपके सामने खोलता हूँ और इसको हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में क्या कहा गया था। तो इस गैजेट नोटिफिकेशन के अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इन तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं। सो नीचे चलते हैं, अगर हम नेक्स्ट पेज के ऊपर सेकंड पेज पे यहाँ पे दिया हुआ है कि इन्होंने रेफरेंस दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4 नवंबर 2022 को जो एक जजमेंट आई थी उसके रिलेशन में। इस जजमेंट को पहले मैंने डिटेल में बताया हुआ है, तो आप मेरे पुराने वीडियोस का रेफर कर सकते हैं अगर आप उस जजमेंट को समझना चाहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा था कि 1.16% की जो है 1.16% ऑफ सैलरी जो है उसको इन्होंने एक पॉज किया था, सुप्रीम कोर्ट ने पॉज दिया था 6 महीने के लिए, और कहा था कि ईपीएफओ को उसको कैसे मैच करना है या फिर उसको कहाँ से लेके आना है, इसके बारे में फर्दर नोटिफिकेशन जारी करनी पड़ेगी, जिसके बारे में सर्कुलर है। तो हम सीधा चलते हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे इसके बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाउ देयरफॉर इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सब क्लॉज सो एंड सो द सेंट्रल गवर्नमेंट हेयर बाय नोटिफाइज द फॉलोइंग। तो क्या नोटिफाई कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट? सबसे पहले कह रही है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंबर्स हु हैव एक्सरसाइज जॉइंट ऑप्शन फॉर कंट्रीब्यूटिंग अंडर द प्रोविजंस ऑफ पैराग्राफ सो एंड सो ऑफ ईपीएस 1995 एंड हु आर फाउंड एलिजिबल। तो जिन लोगों ने हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया है और जो लोग एलिजिबल फाइंड हुए हैं उस हायर पेंशन के लिए, employer contribution shall be 9 and 49% of the basic wages, DA and retaining allowance for each member by increasing 1 and 16% from the extent 8 and 1/3%। तो बेसिकली जो हमने बात की थी अभी तक कि 12% का फंडा होता है, 12% आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर आपकी सैलरी से जाता है और 12% एम्प्लॉयर से जाता है। आपकी सैलरी का 12% के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जो एम्प्लॉयर का है 12% उसके ऊपर 2 पार्ट थे। एक पार्ट था 8.33% का और दूसरा पार्ट था 3.67% का। सो 8.33% वाले पार्ट को 1.16% से बढ़ा दिया गया है आपकी बेसिक डीए और रिटेनिंग अलाउंस के ऊपर। 8.33 की जगह पे 9.49% अब आपको देना पड़ेगा, लेकिन क्या कंडीशन है? द इंक्रीज कंट्रीब्यूशन शेल बी एप्लीकेबल टू बेसिक वेजेस एंड डियरनेस अलाउंस एंड रिटेनिंग अलाउंस टू द एक्सटेंट सच बेसिक वेजेस डीए एंड रिटेनिंग अलाउंस एक्सीड 15,000 रुपीज। तो अगर आपका कंट्रीब्यूशन 15,000 रुपये से ज़्यादा है, कंट्रीब्यूशन का मतलब है आपकी जो टोटल सैलरी है बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस अगर 15,000 रुपीज़ से आपकी ज़्यादा है, तो वो जो बढ़ा हुआ अमाउंट है उसके ऊपर 9.49% लगेगा, और जो आपका बाकी का अमाउंट है यानी कि 15,000 रुपीज़ तक का अमाउंट है उसके ऊपर 8.33% ही लगेगा, ऐसा इनका कहना है। और ये कब के बाद है? ये इफेक्टिव है 1 सितंबर 2014 के बाद में। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे लोगों के आए थे। सबसे पहली बात तो मैंने एक वीडियो कल बनाया था, वो वीडियो में मैंने ये मिस्टेक करी थी, मैंने 9.49 पूरे के पूरे कैलकुलेशन पे ले लिया था, रादर इसके कि सिर्फ जो अमाउंट 15,000 रुपीज़ से एक्सीडेड है उसके ऊपर लेने के। तो कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया, इसीलिए मैं वीडियो को दोबारा बना रहा हूँ। और साथ में यहाँ पे कुछ लोगों ने पूछा था कि अगर वो हायर पेंशन को ऑप्ट नहीं करते हैं तो उनके केस में क्या होगा। जो लोग हायर पेंशन को ऑप्ट इन नहीं कर रहे हैं उनके केस में 8.33% ही रहेगा 15,000 रुपीज़ तक का, उसके अलावा कोई भी उनके ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। जो लोग हायर पेंशन के लिए ऑप्ट इन कर रहे हैं उन लोगों का 1 सितंबर 2014 के बाद की जो भी उनकी कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर 9.49% लगेगा,
जो एक्सेस अमाउंट है 15,000 रुपीज़ से एक्सेस अमाउंट। अब जब हम एक्सेल शीट के अंदर चलेंगे और वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और जो हमने एक एग्जांपल लिया हुआ एक्सेल शीट के अंदर, इस एक्सेल शीट में हम देख सकते हैं कि हमारे पास वो फ़र्क कैसे पड़ने वाला है। तो ये एक्सेल शीट मैंने एक बनाई हुई है, कैलकुलेटर बनाया हुआ है। यहाँ आपको रफ आइडिया मिल जाएगा, ये EPFO से या फिर EPS से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव नहीं है। एक एग्जाम्पल लेके हमने समझने की कोशिश करी है ताकि हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप ऐसे ही एक्सेल शीट का कैलकुलेशन खुद बना सकते हैं। मैं हर एक को एक्चुअली मैं मोटिवेट करता हूं कि आप खुद से कीजिए, बहुत आसान एक्सेल कैलकुलेशन है। लेकिन आप इसे डाउनलोड करना चाहें तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया हुआ है कॉलम ABCD के अंदर। A में तो सीरियल नंबर है तो इसको हम इग्नोर करते हैं। यहाँ पे हम मंथली सैलरीज की बात कर रहे हैं तो ईयर मैंने लिया अप्रैल 2014 से। अब देखिए एक पॉइंट है यहाँ पे, काफ़ी लोग कहेंगे आपने अप्रैल 2014 से लिया, नोटिफिकेशन सितंबर 2014 से है। हम एक रफ आइडिया ले रहे हैं, गेस ले रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट फ्यूचर में तो हमें नहीं पता क्या होने वाला है। अगर आपका इससे पहले जो है आपके अमाउंट्स आए थे तो आप वैल्यूज डाल सकते हैं वहाँ पे और इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो एक कस्टमाइजेबल है, आप अपने आप एडिट करके जो भी आपके एंट्रीज पहले थी आप उसमें डाल सकते हैं। अगेन एक एग्जांपल है, कंसेप्ट समझने के लिए आपकी एग्जैक्ट वैल्यूज यहां से शायद नहीं निकल पाएंगी, लेकिन इस कंसेप्ट को आगे लेके चलते हैं कि मंथली सैलरी मानते हैं किसी इंसान की 50,000 रुपीज़ है। आपकी जो भी मंथली सैलरी है आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसके बाद मैंने लिया कि ईयरली हाइक क्या हो रही है। अगर आप फ्यूचर की प्रोजेक्शन करना चाहते हैं तो हम कुछ एजम्पशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया कि 3-3% की हाइक आपकी बढ़ती है। कुछ सालों में आपकी हाइक जो है वो 10% बढ़ जाती है और कुछ सालों बाद हाइक आपकी 30% भी बीच में बढ़ती है, मगर ऑन एन एवरेज हर साल आपकी 3% की हाइक बढ़ती है। आप यहाँ पे जैसे अब आपका मन करे प्रोजेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो मैं 3 की जगह पे 4, 5, 6 करूँगा तो आप देखेंगे कि वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज होती जाती हैं। तो हम इस यहाँ पे आपकी मंथली सैलरी लेते हैं, 50,000 रुपीज़ से स्टार्ट किया था। और अगर हम 35 ईयर्स का जो करियर है उसको मान के चलते हैं, जो कि मैक्सिमम ड्यूरेशन आपकी अलाउड होती है, तो उस केस के अंदर आपकी सैलरी एंड में 1,96,631 हो जाएगी। ये क्या है, अगेन मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, यहाँ पे ये बेसिक प्लस DA प्लस रिटेनिंग अलाउंस है। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मंथली के अंदर आपकी कैलकुलेशन कैसे हो रही थी, उसको लेके चलते हैं और इसके बाद जो हायर पेंशन का केस है उसको भी इसके अंदर समझेंगे। तो सबसे पहले आती है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, जो हमने कहा 12% ऑफ योर बेसिक प्लस DA प्लस रिटेनिंग अलाउंस है, जो कि हम यहाँ पे देखते हैं कि 50,000 रुपीज़ का 12% निकल के आता है 6,000 रुपीज़। हम बात कर रहे हैं मंथली और यहाँ पे आप देखेंगे मंथली लिखा हुआ है, ये सारी की सारी फील्ड्स मंथली हैं। अब बात करते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की, क्योंकि फर्क यहीं पे पड़ रहा है। अगर आप हायर पेंशन का केस नहीं ले रहे थे या फिर अभी तक जब हायर पेंशन की कोई भी बात नहीं चल रही थी, कैलकुलेशन इस तरीके से हो रही थी। किस तरीके से कि 8.33% ऑफ 15,000 रुपीज़ आपका कट रहा था और ये अमाउंट जा रहा था EPS के अंदर। तो 15,000 रुपीज़ की एक कैप लगाई हुई थी, आपकी सैलरी कुछ भी रही हो 15,000 रुपीज़ की एक कैप लगाई हुई थी EPS की कैलकुलेशन करने के लिए। और इस 8.33% की कैलकुलेशन उसके ऊपर हो रही थी, जो कि निकल के आती है 1,250 रुपीज़ की। और जो EPF का अमाउंट है वो आइडली तो होना चाहिए था 3.67% ऑफ बेसिक, लेकिन हो क्या रहा था, क्योंकि 8.33% 15,000 रुपीज़ पे कैप की थी, तो जो भी 12% का कैलकुलेशन निकल के आता है, कैसे 12,000 का कैलकुलेशन तो 6,000 रुपीज़ निकल के आता है, इसमें से हमने EPS का अमाउंट माइनस कर दिया तो हमारे पास ये अमाउंट 4,750 रुपीज़ आता है। इतना समझना आपके लिए पहले ज़रूरी है ताकि आप आगे का जितना भी पोर्शन है उसको बहुत जल्दी बहुत आराम से समझ सकें। अब अगर हम इसमें बात करते हैं हायर पेंशन की, हायर कॉर्पस तो बहुत आसान है क्योंकि अभी चल रहा था, और अगर आप अपनी PF की स्टेटमेंट को ओपन करके देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये सब क्लियरली नज़र आ जाएगा। हायर पेंशन के केस में क्या है कि 8.33% ऑफ योर सैलरी अगेन बेसिक DA रिटेनिंग अलाउंस की बात करते हैं, वो तो कैलकुलेट होगा प्लस 1.16% एक्स्ट्रा होगा 15,000 से एक्सीडिंग करते हुए। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ इस सैलरी को फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपीज़ छोड़ देता हूँ मैं, तो 15,000 रुपीज़ छोड़ने पे 12% पहले बन रहा था 1,800 रुपीज़ और EPS का अमाउंट बन रहा था 1,250 रुपीज़ और EPF का जा रहा था 550। इस केस में हायर पेंशन में इस केस के अंदर 8.33% बनेगा 1,250, 1.16% सैलरी एक्सीडिंग 0, सैलरी एक्सीडिंग 15,000 बनेगा 0। क्यों? क्योंकि 15,000 रुपये से कोई सैलरी हमारी एक्सीड नहीं हुई है और EPF का अमाउंट जो है वो रिमेनिंग बैलेंस आएगा 12% माइनस ये अमाउंट, तो आता है 550। लेकिन जैसे ही मैं इसको 50,000 कर देता हूँ उस केस में ये अमाउंट बन के आता है 4,580 और आपका EPF का बैलेंस बनता है 1,420। अब यहीं से आपको क्लियर हो जाना चाहिए आइडियली। मैं इसको और जूम कर देता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अगर लोग मोबाइल पे देख रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसे करके जूम इन करके देख सकते हैं इसको, कि पहले आपकी EPS की कंट्रीब्यूशन जा रही थी 1,250, आपको पेंशन आपकी EPS की कंट्रीब्यूशन के ऊपर मिलती है। EPF का अमाउंट एज इट इज आपको
एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल जाता है या फिर एट द टाइम ऑफ सुपरएनुएशन मिल जाता है। तो यहाँ पे पहले हम 1250 रुपये दे रहे थे, 1250 रुपीज़ दे रहे थे, और अब हम 4580 रुपीज़ दे रहे हैं। तो ये जो हम डिफरेंस है ये हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं और इसी के कारण हमें हायर पेंशन मिलेगी। ये रीज़न है हायर पेंशन का कि उनको फंड जनरेट करने के लिए आपका ईपीएफ का अमाउंट ईपीएस में ट्रांसफर करना है। और पहले आपको ईपीएफ के अंदर 4750 रुपीज़ मिलने थे पर मंथ, अब आपको मिलेंगे 1420। ये हम ईयर 1 की बात कर रहे हैं। आगे आगे जाके देखेंगे कि कितना फर्क पड़ने वाला है, क्या ये करोड़ों में कहानी जाने वाली है नहीं, आगे चल के देखते हैं। और अगर आप वीडियो को अभी तक दे रहे हैं और ये चीज़ समझ आ गई तो लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आपको ये फंडा जो है ईजिली समझ आ रहा है। अब आगे चलते हैं हम एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के ऊपर। हम बात करने वाले हैं अब ईयरली की, यानी कि हमने मंथली देख लिया क्या होता है, ईयरली की बात करते हैं। तो अगर मंथली हमारे पास 6000 रुपीज़ आ रहा था तो ईयरली के लिए हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे वैल्यू निकल के आती है 72,000 रुपीज़। ये बहुत ही क्लियर है, इसके अंदर हमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अब इसके बाद जो है हमने इसके ऊपर लगाया एक इंटरेस्ट। जो भी पैसा हमारे पास ईपीएफ का पड़ा हुआ है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा, ब्याज मिलेगा। और इंटरेस्ट किस रेट पे मिलेगा? जिस रेट पे ईपीएफओ डिक्लेयर करेगी। मैंने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यहाँ पे लास्ट कॉलम के अंदर इंटरेस्ट रेट डाल रखा है 8% का, लेकिन ओवर द ईयर्स डिफरेंट टाइम पे ईपीएफओ ने डिफरेंट इंटरेस्ट रेट दिए हैं। आप उनको यहाँ पे डाल सकते हैं। अगेन किसी ने 2014 से स्टार्ट किया होगा, किसी ने 2015 से स्टार्ट किया है, किसी ने उनसे पहले स्टार्ट किया, तो आप यहाँ पे इनको चेंज कर सकते हैं, वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप 8% की जगह पे फॉर एग्जांपल 9% करते हैं, 10% करते हैं, तो आप देखेंगे सारी की सारी कैलकुलेशंस यहाँ से उस हिसाब से चेंज होती है। सिंप्लिसिटी के लिए हम 8% थ्रू आउट मान के इसको चलते हैं। तो अगर हम वापस आते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय के ऊपर, तो हमने एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन की यहाँ पे देखी कि हमारे पास 72,000 रुपीज़ पर ईयर की कंट्रीब्यूशन हो रही है। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट जनरेट होता है पहले साल में वो होता है 5,760 रुपीज़ का। लेकिन ये इंटरेस्ट कब जनरेट होता है? जो आपका पूरे साल का अमाउंट है उसके ऊपर नेक्स्ट ईयर में जनरेट होता है, राइट। पूरे साल हमारे पास पैसा आता रहा और उसके बाद हमारे पास इतना इंटरेस्ट जनरेट होता रहा। तो हमने यहाँ पे ईयर एंड का बैलेंस ले लिया। नेक्स्ट ईयर हमारे पास जो सैलरी निकल के आई या जो हमारे पास 12% अमाउंट निकल के आया वो आया 74,160 रुपीज़। कैसे? हमारी सैलरी इंक्रीज हो गई थी, सैलरी के साथ साथ हमारी ईपीएफ की कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो गई थी, और अगर हमारी 1 महीने की कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हुई है तो हमारी 1 साल की कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज होगी। तो वो इंक्रीज होने के कारण आपका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मिलेगा। अब इंटरेस्ट 12,000 रुपीज़ कैसे हो गया? क्योंकि क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है। पहले हमें इंटरेस्ट सिर्फ 72,000 रुपीज़ पे मिला था, अब हमें जो इंटरेस्ट है वो मिला है 1,51,921 रुपीज़ पे। और ये अमाउंट कैसे आया है? ये अमाउंट आया पिछला इंटरेस्ट, पिछली कंट्रीब्यूशन और इस बार की कंट्रीब्यूशन सबको इकट्ठा करके। बहुत आसान है इसको कैलकुलेट करना, ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता है। आप अगर इसे स्टेप बाय स्टेप समझे कि कैसा फंडा चल रहा है तो आप भी इसे आराम से अपने कंप्यूटर पे कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये तो हमारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो गया, ये बिल्कुल सेफ है, इसके अंदर आपका कहीं पे भी कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। फर्क जहां पड़ने वाला है वो है ये सेक्शन, और इसको समझना धीरे धीरे ज़रूरी है। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में हमने 2 फंडे लिए हैं, हायर कॉर्पस और हायर पेंशन। हायर कॉर्पस वो है कि अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, अगर आप हायर पेंशन को नहीं ऑप्ट करते हैं तो आपको हायर कॉर्पस वाला फंडा लगने वाला है। इस केस में क्या हो रहा था, आपका ईपीएस की जो पेंशन है वो 8.33% जा रही थी 15,000 रुपीज़ के ऊपर, और आपका जो ईपीएफ का है वो 12% माइनस ये जो आपका अमाउंट था वो आ रहा था। हमने एग्जांपल लिया था यहाँ पे कि 60,000 रुपीज़ अगर आपकी पर ईयर की कंट्रीब्यूशन आ रही है, हम यहाँ पे चलते हैं, 6,000 रुपीज़ आपकी पर मंथ की कंट्रीब्यूशन आ रही है, तो 72,000 रुपीज़ पर ईयर की आ रही है आपकी ईपीएफ की कंट्रीब्यूशन। और अगर हम हायर कॉर्पस में चलते हैं तो 15,000 रुपीज़ आपका बनता है ईपीएस की और 57,000 बनती है आपकी ईपीएफ की कंट्रीब्यूशन। तो ये कैसे हुआ? 57,000 प्लस 15,000 टोटल बनता है हमारा 72,000। अब इस अमाउंट के ऊपर जो ईपीएफ का अमाउंट है, क्योंकि ये एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड का अमाउंट है, इसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगेन किस तरीके से? जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता रहा है, सेम फंडे से आपको यहाँ पे भी इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो हम हायर कॉर्पस की अगर बात करते हैं तो इस तरीके से साल दर साल जैसे जैसे आपके पैसे बढ़ते रहेंगे आपकी कंट्रीब्यूशन बढ़ती रहेगी और इस तरीके से कहानी चलती रहेगी। और जो हमने एग्जांपल ले रखा है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस एग्जांपल के अंदर आपको रिटायरमेंट पे क्या पैसा मिलेगा? आपको मिलेगा ईपीएफ एम्प्लॉय का। ये अमाउंट जो है इसके अंदर बोथ आपका प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। प्रिंसिपल हमारा कितना था? 53 लाख रुपीज़, और इंटरेस्ट कितना निकला? 1,53 लाख रुपीज़। एक बात सोच के बताइए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कि प्रिंसिपल 53 लाख रुपीज़ है और इंटरेस्ट इसका 1.5 टाइम्स है, ऐसा क्यों हुआ? तो अगर आप ये देखेंगे कि हमारे पास टोटल अमाउंट बना था 2,06 लाख रुपीज़, ये तो आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। और यहाँ पे हमने हायर कॉर्पस के केस में देखा कि हमारा जो अमाउंट बना था वो बना 1,78 लाख रुपीज़ एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन का। तो ये भी अमाउंट आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल जाएगा।
पेंशन की बात करें अगर इस केस के अंदर, तो मैक्सिमम पेंशन यहाँ पे मिल सकती है 7,500 रुपीज़। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला अगेन योर पेंशनेबल सैलरी इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस डिवाइडेड बाय 70। तो 15,000 रुपये की हमारे पास कैपिंग थी, तो 15,000 इंटू अगर हम 35 डिवाइड बाय 70 करते हैं तो मैक्सिमम यहाँ पे 7,500 रुपीज़ आते हैं। तो टोटल आपको जो अमाउंट है वो 3,85 लाख रुपीज़ के आसपास मिलेगा। इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, आपको कंप्लीटली टैक्स फ्री मिलेगा जैसा करंट सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से। अगर फ्यूचर में कोई यहाँ पे लॉ चेंज हो जाता है तो उसका हम नहीं कह सकते हैं। तो ये आपको अमाउंट मिल जाएगा और साथ में पेंशन मिलेगी 7,500 रुपीज़ की। लेकिन अगर हम बात करते हैं हायर पेंशन के केस में, हायर पेंशन के केस में क्या होने वाला है? अब अगर हमें हायर पेंशन चाहिए तो हमें ईपीएस के अंदर ज़्यादा पैसा भी देना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा, मैंने पहले मिस्टेक करी थी पिछले वीडियो में, मैंने वहाँ पे 1.16% पूरे के पूरे अमाउंट पे लगाया था, जबकि वो लगाना था सिर्फ 15,000 रुपीज़ एक्सीडिंग अमाउंट पे। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, जो मैंने पर मंथ का अमाउंट था उसको इंटू 12 कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसको मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये हमारे पास अमाउंट आ रहा है यहाँ से, जहाँ पे हमने ईपीएस की कैलकुलेशन करी थी, ये इसको इंटू 12 कर दिया तो हमारे पास अमाउंट आ गया 54,960 पहले साल के लिए। और ईपीएफ का अमाउंट क्या बनेगा? वो अमाउंट बनेगा हमारे पास जो भी इसका पूरे साल का अमाउंट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 72,000 रुपीज़ माइनस 54,960 रुपीज़, तो वो बनता है 17,040 रुपीज़। तो आप इन दोनों को अगर टोटल करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका अमाउंट बन जाता है 72,000 रुपीज़। आई होप आपको आराम से समझ आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को 0.5x या 0.75x पे करके देख सकते हैं, ताकि आप धीरे धीरे इसको समझ सकें। फॉर्मूलेज आपको सब नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पे, तो आप आराम से समझ सकते हैं कैलकुलेशन कैसे चल रही है। सो हमने यहाँ पे देखा कि क्या हुआ कंपैरिजन के अंदर, कि हायर कॉर्पस के अंदर हमारा ईपीएस का फंड जो है वो कम था, 15,000 रुपीज़ जा रहा था फॉर एग्जांपल। लेकिन इस केस में हमारा ईपीएस का फंड जो है वो बढ़ रहा है और ओवर द ईयर्स बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि अगर हम लास्ट में चल के देखते हैं तो 2,21,000 रुपीज़ भी एक साल के गए हुए हैं, और हम बात सिर्फ प्रिंसिपल की कर रहे हैं। इंटरेस्ट तो जहाँ पे ये जो जनरेट करेंगे वो करेंगे ही करेंगे। ईपीएफ रिमेनिंग बैलेंस की बात करें तो ऑफकोर्स पहले हमारा अमाउंट जा रहा था, फॉर एग्जांपल पहले साल 57,000 रुपीज़, तो फर्स्ट ईयर हमारे पास यहाँ पे 60,000 रुपीज़ कम चला गया है। और अगर फर्स्ट ईयर में 60,000 रुपीज़ कम चला गया है तो हम आगे जाके देखते हैं कि हमारे पास एक टाइम पे गया था 2,68,000 और उसकी जगह पे सिर्फ 61,000 गया है, यानी कि 2 लाख रुपीज़ का पर हमारे पास ईयर कंट्रीब्यूशन कम हुई है। इसके कारण जो इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा वो भी कम हो जाएगा। और मैं इस कैलकुलेशन को यहाँ पे स्किप करता हूँ, आप आराम से देख सकते हैं। अगेन मैंने तरीका बताया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस केस में आपका अमाउंट क्या मिलने वाला है? ईपीएफ जो एम्प्लॉय का है वो एज इट इज आपको मिल जाने वाला है, जो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था 2,06,69,954 रुपीज़ का। एम्प्लॉयर का जो ईपीएफ है वो आपको मिलेगा 46,93,000 का। वो कैसे कैलकुलेट किया? वो यहाँ पे कैलकुलेशन होकर आया है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके। प्रिंसिपल था 11,89,000 का। इंटरेस्ट का रीज़न आप मुझे नीचे कमेंट में बताएंगे कि क्यों 3 टाइम्स का इंटरेस्ट मिला है। और यहाँ पे इन दोनों को टोटल कर अगर हम करते हैं तो हमें अमाउंट मिला है 2,53 लाख रुपीज़ का। पहले केस में कितना मिल रहा था हमें? 3,85 का। यहाँ पे मिल रहा है 2,53 का। तो 1,30 लाख रुपीज़ का आपको कम अमाउंट मिलेगा। लेकिन इसके कारण क्योंकि हमने हायर पेंशन को ऑप्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें हायर पेंशन मिलेगी। और वो अगर हम लास्ट 60 मंथ्स की एवरेज निकालते हैं अपनी सैलरी का, सैलरीज यहाँ पे एक एजम्पशन के साथ सैलरीज दे रखी हैं आपकी, जो आपको एजम्पशन लगता है आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो उनको कैलकुलेट करके हमारे पास आता है कि 92,753 रुपीज़ हमें मिलेगा। अब हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बनी? ये सारी कैलकुलेशंस हमने कर ली, लेकिन हम पता क्या करना चाहते थे? हम पता ये करना चाहते हैं कि क्या ये जो 1,31,85,000 रुपीज़ जो मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, इसकी एवज में मुझे जो बैलेंस मेरे पास जो पेंशन एक्स्ट्रा मिलने वाली है वो पेंशन क्या वर्थ इट है या नहीं है। अब पेंशन इस केस में मिल रही है 92,753 रुपीज़, इस केस में मिल रही है 7,500 रुपीज़। तो क्या मुझे 1,31 लाख रुपीज़ दे के 85,000 रुपीज़ की एक्स्ट्रा पेंशन लेने में फ़ायदा है या नहीं? अब इस सिनेरियो को हम कैसे सॉल्व करें? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो पेंशन है इसके ऊपर आपको टैक्स भी लगेगा। टैक्स एज पर योर स्लैब, जिस भी स्लैब में आप आएंगे वो आपका स्लैब इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। जबकि आपके पास जो ईपीएफ का अमाउंट था वो कंप्लीटली टैक्स फ्री रहेगा। अब अगर मैं टैक्स की यहाँ पे कैलकुलेशन लेके चलने लग गया तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आप एज्यूम कर सकते हो अगर आपका टैक्स का अमाउंट कुछ आता है तो यहाँ पे आप उसको उसी हिसाब से कम करके देख सकते हैं कि क्या आपको लगता है ये अमाउंट आना चाहिए। तो हम मानते हैं यहाँ पे कि हमारा क्वेश्चन है 1,31 लाख रुपीज़ देके क्या 85,000 आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो मैं सिनेरियो ये लिया है कि अगर मैं अमाउंट ले लेता हूँ, मैंने बैंक से अकाउंट ले लिया है, यानी कि मैंने हायर पेंशन का जो अमाउंट था उसमें से मैंने हायर कॉर्पस वाला जो अमाउंट था उसमें से इतना अमाउंट निकाल के मैं बैंक में जमा करा देता हूँ। बैंक में जमा कराने पर ऐसा जमा कराता हूँ मैं, या ऐसा डिपॉजिट कराता हूँ जहाँ पर मुझे 6% का इंटरेस्ट मिलता रहे।
अब मुझे ये अमाउंट मैंने डिपॉजिट करा दिया है, 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है और यहाँ से मैं जो मंथली है 85,253 रुपीज़ विड्रॉ कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो कितने महीने तक मेरा ये अमाउंट चल पाएगा बैंक के थ्रू? तो मैं ये देखता हूँ कि 298 मंथ्स के लिए मेरा ये अमाउंट चल पाएगा, जिसको अगर हम 12 से डिवाइड करें तो अप्रॉक्सीमेटली 25 साल तक आपका अमाउंट चल पाएगा, अगर आप 6% का इंटरेस्ट जनरेट कर लेते हैं तो, जो कि आई थिंक क्वाइट रीजनेबल है। हाँ, आज से 20-25 साल बाद क्या ये अमाउंट जनरेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आपके क्या थॉट है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ अगर इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखा जाए तो 1,31,00,000 रुपीज़ देके 85,000 आपको लेने में तब फायदा है जब आपकी लाइफ की लॉन्जिविटी 25 साल से ज़्यादा होगी। हाँ, उस केस के अंदर अगर लाइफ की लॉन्जिविटी उससे ज़्यादा है तो उस केस के अंदर आपको फ़ायदा है ही है, लेकिन अगर उससे कम है तो उस केस में भी आपको स्पाउस को जो है विडो पेंशन मिलती है या फिर बच्चों को भी पेंशन मिलती है। उस केस को हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगेन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो कुछ एजम्पशन आप ले सकते हैं कि क्या अमाउंट मिलेगा, 50% अगर पेंशन मिलती है तो कितने टाइम के लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, और इस अमाउंट को भी आप चेंज करके एक एजम्पशन कर सकते हैं। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन इसके बाद ये होता है कि क्या मुझे हायर पेंशन लेनी चाहिए या नहीं, और अनफॉर्चुनेटली येस एंड नो में आपके पास आंसर नहीं आ सकता है। इस कैलकुलेशन से कुछ आइडिया लग सकता है कि हाँ, क्या ये वर्थ इट है या नहीं है। आपको अगर लास्ट के 10-15 साल की आपकी सैलरी मालूम है और आपको ट्रैजेक्टरी मालूम है कि कितनी आपका पर ईयर की ग्रोथ होती है, तो वहाँ से आप कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कितना फ़ायदा होने वाला है या फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैंने भी इसी कैलकुलेशन से करके कुछ डिसीजन लिया था। इसके बारे में वीडियो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसे क्लिक करके आपको समझ आ जाएगा कि क्या फ़ायदे या नुकसान हो सकते हैं हायर पेंशन को लेने के। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस एक्सेल शीट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।